तो कैसे आप सभी, भानु क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th का मेटल नॉन मेटल वाला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो करेंगे। मेटल नॉन मेटल पर एक वीडियो हम बना चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट करेंगे। आफ्टर सम टाइम जब टर्न आएगा तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करेंगे। आज हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस जो चैप्टर के साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब एक तो एंड में होते हैं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एक इन टेक्स्ट जो साथ साथ चलते रहते हैं, टॉपिक व क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो वो क्वेश्चन है इन टेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ मेटल विच, हमें एक एग्जांपल बताने हैं, एक एक मेटल का आंसर बताना है। पहला है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि वो मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। लगभग सभी बच्चों को पता होता है और आप लोगों को भी पता होगा। इसका क्या आंसर है? मरकरी। मरकरी जिसका फार्मूला क्या होता है? Hg। ओके। और यदि आपसे एक नॉन मेटल पूछ ली जाए जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो मेटल का आंसर आपने दिया है कि एक ऐसी नॉन मेटल बताओ, नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, नॉन मेटल। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? ब्रोमीन। Br। ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ओके, जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर देना। लिक्विड स्टेट में पाते ही आप मरकरी मत लगा दिया करो। मेटल पूछ रहा है, नॉन मेटल, इसका क्वेश्चन देखा करो पहले। तो यहाँ हमें पूछा गया है मेटल, सो मरकरी दे दिया। नॉन मेटल पूछा जाता तो कौन सा आंसर देते? ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कैन बी ईजिली कट विद नाइफ, एक ऐसी मेटल का नाम बताओ जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। इट्स आंसर वेरी सिंपल। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? सोडियम। तो सेकंड वाले का आंसर क्या रहेगा? सोडियम। सोडियम इज ए मेटल विच कैन इजीली कट विद नाइफ। सोडियम। नेक्स्ट क्या है? इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सी है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर। सिल्वर यानी कि चांदी जिसको कहते हैं, Ag जिसका फार्मूला है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो सबसे कमज़ोर है, यानी कि जो अपने अंदर से बहुत कम हीट पास करती है। बेस्ट कंडक्टर जो अपने अंदर से ज़्यादा हीट पास करती है वो तो हो गया सिल्वर, और जो बहुत कम हीट पास करती है ऐसी मेटल बताइए, वो होगी लेड। लेड, Pb, हिंदी में जिसको शीशा बोलते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, छोटे छोटे 4 ऑप्शंस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल बहुत आते हैं क्वेश्चन, बहुत, और सिंपल भी बहुत है ये। मैलिएबल, मैलिएबल क्या है? एक प्रॉपर्टी है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई प्रोसेस नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। किनकी? मेटल्स की। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो थिन शीट्स में ढाली जा सकती हैं, कैन बी चेंज इनटू द थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। और मेटल्स क्या है? मैलिएबल होती हैं। तो मैलिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए, द प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी है, एक इनका गुण है मेटल्स का। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच, जिसके कारण वो क्या हो सकती हैं? दे कैन बी चेंज्ड, दे कैन बी चेंज्ड इनटू थिन शीट्स। यानी कि ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिससे उनको थिन शीट्स में डाला जा सकता है बाय स्ट्राइकिंग विद हैमर, बाय स्ट्राइकिंग विद हैमर। हथौड़े से चोट करके, यानी कि किसी से स्ट्राइक करके आप मेटल्स को थिन शीट्स में डाल सकते हो। उनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी। ओके, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, आगे और क्या प्रॉपर्टी है इनकी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी डक्टाइल। डक्टाइल का क्या अर्थ होता है? कि ये भी एक प्रॉपर्टी है। मैं पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय सिंपल सा बता देता हूँ कि ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे उनको
वायर में ढाल सकते हो, यानी कि दे कैन बी चेंज इनटू थिन वायर्स। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जिनसे आप मेटल्स को वायर्स में चेंज कर सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी चेंज इनटू थिन वायर्स। तो ध्यान रखना, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है थिन शीट्स बनाने से, और यहाँ वायर्स में चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। और ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच दे कैन बी चेंज इनटू दी वायर्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है? देखो याद कैसे करोगे, कन्फ्यूजन होने वाला है कि मेलिएबल और डक्टाइल। आप यहाँ तो समझ लेंगे, लेकिन कुछ देर बाद डक्टाइल को कहेंगे थिन शीट और मेलिएबल को कहेंगे वायर्स। तो आप कैसे इनको याद रखेंगे? हमेशा मैं तो बच्चों को एक बात बताता हूँ कि यहाँ डक्टाइल में डक्ट वर्ड आया हुआ है। ओके, डक्ट। और डक्ट का मतलब होता है शरीर में बारीक बारीक जो नसें होती हैं, डक्ट। आप में बायो में सुना होगा आपने खूब। तो जैसे आप इनका डायग्राम बनाते होते हैं, किसका डायग्राम सा बन रहा है? एक वायर की शेप आ रही है। तो डक्ट से याद आया बारीक नली, और बारीक नली का मतलब तार जैसी, यानी कि वायर। तो डक्टाइलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी चेंज इनटू थिन वायर्स, यानी कि उनको वायर्स में चेंज कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है? ये भी दे रखा है अपने एनसीईआरटी में। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है? गोल्ड। गोल्ड इज दी मोस्ट डक्टाइल मेटल। उसके 1 ग्राम से, यानी कि गोल्ड के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो। ओके, तो दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई। मेलिएबिलिटी का मतलब कि जो थिन शीट्स में डाला जा सकता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। और डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल्स कैन बी चेंज इनटू थिन वायर्स। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, जिसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर आप बना सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है। वाई इज द सोडियम कैप्ट इन द केरोसिन ऑयल? कि सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ओपन एयर में क्यों नहीं रखा जाता? और मेटल्स को, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे ओपन एयर में रख सकते हैं हम। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसी मेटल्स को हम मिट्टी के तेल में डुबो करके क्यों रखते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ विगोरियसली रिएक्ट करती है, वायलेंटली रिएक्शन करती है, बहुत फास्ट रिएक्शन करती है, और आसानी से आग पकड़ लेती है। तो उस एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए हम इसको हमेशा किस में डुबो करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। सिंपल सा आंसर मिल गया कि जी सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेती है। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सीडेंटल फायर, यानी कि उस फायर से बचने के लिए हमेशा इसको केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कहेंगे कि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, यानी कि वाटर कह सकते हो। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर विगोरियसली एंड कैचेज फायर, और आग पकड़ लेती है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए हमेशा इसको कहाँ रखा जाता है? सोडियम केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शंस देनी है आपको कुछ। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आयरन विद स्टीम। आयरन की भाप के साथ। ओके, आयरन Fe, स्टीम वाटरी होता है, भाप, उसकी रिएक्शन तो क्या बनाएगा? Fe3O4 प्लस H2। ओके, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। यानी कि ध्यान रखना कि आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 आयरन का ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको बैलेंस और कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करिए, और
यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस यहाँ 4 करेंगे, इधर क्या है 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 करेंगे। अब ये हाइड्रोजन कितनी होगी 8 होगी, इधर 4 है तो यहाँ भी 4 कर देंगे। ओके, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होगी। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम विद वाटर, कि कैल्शियम की पानी के साथ रिएक्शन बतानी है अपने को। कैल्शियम Ca वाटर H2 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ओके, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये भी पानी के साथ रिएक्शन करके उसका हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो पोटेशियम आगे लिख देते हैं, पोटेशियम का K+H2O रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस H2, राइट। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गई, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और इधर कितना है 1, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, 2 ये रहे, 2 ये, 4 हाइड्रोजन। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आयरन विद स्टीम, आयरन की लोहे की स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन करके, यहाँ ब्रैकेट में लिखना गैसेस फॉर्म में है ये। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है, पानी 3 स्टेट्स में पाया जाता है, तो स्टीम के साथ रिएक्शन मतलब गैसेस फॉर्म में, तो ये रिएक्शन करता है Fe3O4 प्लस 4H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों कि द सैंपल ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the solution given in the following table 1 by 1. The results obtained are as follows. ये रिजल्ट्स मिले। आपको ये क्वेश्चन करने से पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझी है, पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि मोर रिएक्टिव मेटल, मान लीजिए जिंक है, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि ये जिंक आकर के किसको भगा देगा, यहाँ से कॉपर को भगा देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस में कॉपर बन जाएगा। राइट बच्चों, यानी कि हमेशा क्या मिलेगा, लेस, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, कि जिंक ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यदि यही काम कॉपर करता और जिंक का सॉल्यूशन होता तो ये काम नहीं होता। यानी कि ये रिएक्शन हम ऐसे माने कि यही रिएक्शन मैं नीचे लिख रहा हूँ कि Cu + ZnSO4, तो अब कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये क्लियर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में होगी, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि हमें एक बात समझ में आ रही है कि जिस मेटल से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका मतलब वो मेटल उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट के बाद अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो, आप रिएक्टिविटी सीरीज़ करी थी अभी, कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया था रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, कि बहुत सारी मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखा गया है, एक लिस्ट बना रखी है रिएक्टिविटी की, सबसे ऊपर जो ज़्यादा रिएक्टिव हो वो, फिर कम रिएक्टिव मैंने लिख दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको इसमें हेल्प करेगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव हो ऊपर, फिर उससे कम रिएक्टिव, सबसे कम पीटी है, सो लास्ट में लिखी गई है। अब हमारे पास क्या क्या मेटल्स नज़र आ रही हैं, मेरे पास साल्ट सॉल्यूशन नज़र आ रहा है आयरन का, कॉपर का, जिंक का और सिल्वर का। इनको यदि मैं अरेंज कर लूँ, इन 4 मेटल्स को, आप देख भी पा रहे होंगे, जिंक है हमारे पास, आयरन है हमारे पास, कॉपर है और Ag है, ये 4 मेटल ही हम यूज़ कर रहे हैं, इनके सॉल्यूशंस में ही डाल करके देख रहे हैं। ओके, अब मैंने मेटल A को आयरन सल्फेट में डाल करके देखा, आयरन सल्फेट कोई रिएक्शन नहीं करा, लेकिन A ने कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर ली। इसका मतलब ये हुआ
कि जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ए, ठीक है। दूसरी बात, आगे कोई रिएक्शन नहीं दिखाई कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं। बी, आयरन सल्फेट के साथ। अब एक बात ध्यान रखो कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को भी डिस्प्लेस कर रही है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को भी डिस्प्लेस कर रही है, सॉल्यूशन को भी, तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई बी जो है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि जी हमने लिस्ट में देखा कि यहाँ जिंक के साथ तो कोई रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, रिएक्शन हो रही है केवल सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक बार हुई है, फिर कॉपर सल्फेट के साथ भी हुई है और आयरन सल्फेट के साथ भी। अब जिंक को यदि हम हटा दें, मान लीजिए मैं आपके लिए लिस्ट यहाँ बनाऊँ, जिंक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उनकी, जिंक, आयरन, कॉपर और Ag, ये मैंने लिस्ट से लिया है। अब एक बात याद रखो, बस लाख बातों की एक बात है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा ना वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा, इसका मतलब वही मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है इनमें? आयरन। आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? आयरन सल्फेट को। आयरन सल्फेट को बी मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। तो हमने देखा कि बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एफ ही को। जिंक क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि जिंक के साथ तो नो रिएक्शन आ रही है, क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा, तो जिंक को तो हटा ही दीजिए यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन तीन मेटल सॉल्यूशन में एफ ही है। एफ ही को भी डिस्प्लेस कर रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? बी। कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि आयरन सल्फेट को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? बी। तो मुझे पता लग गया विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब लगते हाथ हम थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड की बजाय थर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ए बी सी डी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। अब मुझे पता लग गया बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, डी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। डी क्यों? सबसे कम रिएक्टिव, ज़्यादा नहीं है। बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। और लिस्ट कौन सा है? आप देख पा रहे हो डी जो मेटल है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, इसका मतलब है डी इज़ द लिस्ट रिएक्टिव। बच गई दो मेटल्स ए एंड सी। ए और सी में ए जो है वो सी से ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे कह सकता हूँ ए ज़्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है ना। कॉपर एफ से थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, ए उसको कर पा रही है। यहाँ देखो ए किसको कर रही है? कॉपर को। इसका मतलब है कि बी से थोड़ी सी कम रिएक्टिव कौन सी है? ए। और बच गई कौन सी? सी। बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था, ऊपर आगे रखा। डी सबसे कम रिएक्टिव था, लास्ट में रखा। ए बी से थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि बी आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आयरन से कम रिएक्टिव कौन सा है? कॉपर। कॉपर को कौन कर रहा है? ए। तो बी ए से कम रिएक्टिव हो गया। इस हिसाब से ये ऑर्डर मिल गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड हो चुका है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कि मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मेटल बी ऐड कर देता हूँ। राइट बच्चों, बताइए। कॉपर सल्फेट के अंदर, ये रहा कॉपर सल्फेट, इसके अंदर मेटल बी ऐड कर देता हूँ। अब आपको पता है कि बी तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन को भी डिस्प्लेस कर रही है। बी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन को भी डिस्प्लेस कर रही है, तो कॉपर को तो डिस्प्लेस करेगी। तो आप क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बी और कॉपर सल्फेट में। तो बी क्या करेगा? इस कॉपर को भगा देगा और बी खुद जुड़ जाएगा SO4 प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो चुकी है यहाँ से कॉपर। क्यों? क्योंकि बी इज़ द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द मेटल बी एंड कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा? यहीं होगा। तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है ना, कॉपर सल्फेट कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। वो ब्लू जो कलर है वो फेड हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के कारण BaSO4 नया सब्सटेंस बन गया, सो जो ब्लू कलर था वो फेड हो जाएगा, राइट। तो ये है, ये 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। थैंक्स अ लॉट।